चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर का केमिकल बॉन्डिंग। हमने इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और तीसरा हमने कौन सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कवर कर लिया था। जस्ट फास्ट रिविजन, इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जब आप दो होमोलोगस एटम्स का जब न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस लेते हैं और उसका हाफ कर देते हैं तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमने ट्रेंड्स को देखा था, डाउन द ग्रुप हमारे पास हमेशा एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। और लेफ़्ट टू राइट, जब आप पीरियड के लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन देखी थी कौन सी? जो थर्ड ए हमारे पास ग्रुप जो था। अब ये डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो होना ऐसा चाहिए था कि बोरॉन का कम है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम का कम है गैलियम से, इस तरीके से। ठीक है, डाउन द ग्रुप हमारे पास जो ट्रेडिशनल ट्रेंड जो है हमारे पास डाउन द ग्रुप को क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, एल्युमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन होती है। गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए था एल्युमिनियम से, लेकिन होता क्या है कि एल्युमिनियम का रेडियस ज़्यादा होता है गैलियम से। इसके पीछे रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यूज़ में रीज़न पूछ लेता है कि ऐसा होता है तो क्यों, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसको हमने डिस्कस कर लिया था। यूनिट क्या होता है? एंगस्ट्रॉन यूनिट था इसका, 10⁻⁻10 मीटर्स एक एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट हमने जो केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी वो थी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप देंगे, यानी कि ये क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप एनर्जी देते हो एक एटम की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव या फिर नॉकआउट करने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड क्या थे? डाउन द ग्रुप हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमने 2-3 एक्सेप्शन देखी थी। पहले तो यूनिट इसका किलो जूल पर मोल होगा, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है, जूल एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन हमारे पास क्या थी? आप बात कर रहे थे हमारे पास मेरे ख्याल से सेकंड या फिर थर्ड पीरियड की। तो यही होता है हमारे पास एलिमेंट्स, ये बेरिलियम, बोरॉन, यानी कि हम लोग पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। और ट्रेंड क्या है हमारे पास? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज़ होता है। तो होना क्या चाहिए था कि बेरिलियम की कम है बोरॉन से, बोरॉन की कम आईपी होती है कार्बन से, कार्बन की कम आईपी होती है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की कम होती है किससे? ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन क्या होती है कि बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी बोरॉन से, लेकिन होता क्या है? बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरॉन से। इसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया था, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक साइज़ कम होता है। एटॉमिक साइज़ कम है यानी कि न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लग रही होगी, तो आपको आईपी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक हो गया? ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं, इसीलिए मेरी स्पीड भी ज़्यादा लग सकती है आपको, क्योंकि इन डिटेल हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट कुछ लेसन्स के अंदर। फिर हमारे पास यहाँ पर इसी ही पीरियड के अंदर एक और एक्सेप्शन होती है। नाइट्रोजन की जो आईपी है वो कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की आईपी से, ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो नाइट्रोजन की आईपी क्या होती है? ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो लास्ट शेल होता है वो पार्शली फिल्ड होता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 2p4, जो कि लास्ट ऑर्बिटल होता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हमने हाँ, यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शन होती है। डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या था? आईपी क्या हो रही थी? डिक्रीज़ हो रही थी। लेकिन थर्ड ए ग्रुप के अंदर एक्सेप्शन होती है, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब बोरॉन की ज़्यादा है, एल्युमिनियम की उससे कम है, गैलियम की उससे कम है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि एल्युमिनियम की गैलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है कि गैलियम की आईपी ज़्यादा होती है एल्युमिनियम से। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच इंडियम थैलियम में भी ऐसा ही होता है कि थैलियम की कम होनी चाहिए थी इंडियम से, लेकिन थैलियम की ज़्यादा होती है इंडियम। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस होंगी हमारे पास आईपी की। उसके बाद हमारे पास एक मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हमेशा याद रखिएगा जो सेकंड आईपी होगी वो ज़्यादा होगी फर्स्ट आईपी से। थर्ड हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये वो एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एटम के वैलेंस शेल में ऐड ऑन होता है। और ये क्या है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है। ठीक है, इसके
इसका ट्रेंड बिल्कुल सेम है। डाउन द ग्रुप क्या है, डिक्रीज, और लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन होती है, कहाँ पे, जब आप 7th ग्रुप हेलोजन्स की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी। यानी कि फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी आयोडीन से। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पे आती है, फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन आती है। असल में क्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन होता क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। क्योंकि फ्लोरीन की ज़्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज़ होती जब एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में उसकी बहुत कम एटॉमिक साइज़ होती है, तो रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आप इसका 7th ए ग्रुप का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो कुछ इस क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, बाकी नॉर्मल ट्रेंड होता है। ब्रोमीन आयोडीन सेम जगह पे रहेगा अपना। ये हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर, तो अगर आपने नहीं भी वो क्लासेस ली तो वो पूरा अभी मैंने आपको शॉर्ट समरी में रिवाइज़ कर दिया। जो न्यू टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे आज वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि 4th प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, अगर किसी को पता है तो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की, या फिर टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared pair of electron toward itself। सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास दो, कभी भी अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, हम लोग बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों के दरम्यान में क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स है। कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो इतनी ज़्यादा स्टेबल गैस नहीं होती कार्बन मोनोऑक्साइड एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं जस्ट आपको यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल दे रही हूँ। समझ लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में शेयर हो रहा है। कार्बन की, अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है एक एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ये सलाहियत होती है एक एटम की। हर एलिमेंट का, हर एटम का अपना एक प्रॉपर नंबर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल जो होती है, जो कि हमारे पास, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल किसने दिया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम आपने मुझे बताना है। उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिया था जिसके ऊपर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं मेन, उनका जो कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादातर बनाते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू गिवन है। और वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कार्बन की वैल्यू क्या होती है, 2.5 होती है। कार्बन, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है, विच इज़ वेरी वियर्ड एंड थोड़ी सी बहुत अजीब बात है कि देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये कांस्टेंट नंबर होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 3.5 होती है। अब वो वेरी नहीं करेगी, सही है, लेकिन कार्बन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है इसकी बॉन्ड के ऊपर। जैसे अगर कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी कितनी होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी 2.3 होती है मेरे ख्याल से। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो बहुत कम, मतलब थोड़ी सी कम होकर पॉइंट्स में 2.1 हो जाती है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कर सकती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं वेरी करती, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी
जो क्वांटिटी है पॉइंट्स में वो तब्दील हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड वो कौन सा बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं 2.5, ज़्यादातर हम लोग 2.5 ही लेते हैं कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि है भी सिंगल बॉन्ड, तो आप देखो कि पूरा आपके पास 1.0 का डिफरेंस है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमारे पास जब भी आपके पास, इसको हम कहेंगे डेल ई, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास कोई भी इस यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास जो कंपाउंड होगा ये पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। और जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला जाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट की बात करते हैं, तो बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट क्या होता है। पहली बात तो ये, दूसरी इसका मैं बताती हूँ यूनिट क्या होता है, लेकिन उससे पहले 2-3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप बात करें तो ये होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स में, वो एलिमेंट्स जिन की टेंडेंसी होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अब हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, नॉन मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं एलिमेंट्स, उनसे ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। और हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हम लोग यूनिट की बात कर रहे थे, जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आईपी, इन दोनों का यूनिट क्या होता है, किलोजूल पर मोल। रेडियस का यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉन, केमिस्ट्री के अंदर जब आप बात करते हो। तो EN यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं, यूनिट क्या होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट्स जस्ट अ टेंडेंसी। ये कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे आप मेजर कर सको। एनर्जी है, उसे आप मेजर कर सकते हो। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक टेंडेंसी है, एक सलाहियत है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या फिर किसी भी कैलकुलेटिव मेथड से, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये एक टेंडेंसी है, एक सलाहियत है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसका यूनिट नहीं होता। ये एक नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सही है। नॉन, आप ये कह सकते हो, ये भी कह सकते हैं आप कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इसका मतलब यह है। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होती है मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना के बराबर होती है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन का किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है और इसकी जो हमारे पास स्केल है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो किसने दी थी। खैर मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये हमारे पास दिया था लिनस पॉलिंग ने, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ दी थी, ठीक है। लाइनस और लिनस, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक है। लाइनस पॉलिंग ने हमारे पास वैल्यूज़ दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है 4.0। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सीजियम की 0.7 होती है, ठीक है। आपको पता है अगर आप फर्स्ट एक ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सीजियम की सबसे कम होती है 0.7। सीजियम से नीचे एक एलिमेंट आता है फ्रेंसियम, FR करके, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता था तो अभी पता लग जाएगा। फ्रेंसियम जो है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 होती है।
सीजियम की भी 0.7 होती है, दोनों की कम होती है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन में सीजियम फ्रेंजियम दोनों है तो ये बोथ होगा, क्योंकि फ्रेंसियम की भी 0.7 होती है, लेकिन हम लोग सीजियम इसीलिए पढ़ाते हैं कि इसकी लोवेस्ट है। फ्रेंसियम को नहीं मेंशन किया जाता क्योंकि फ्रेंसियम एक, पहली बात तो ये एक नॉर्मल मेटल नहीं है, दूसरी बात फ्रेंसियम बहुत रेयर होता है। ठीक है, इस वजह से आप सीजियम को लेते हैं। वैसे फ्रेंसियम की भी 0.7 होती है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी भी। उसके बाद अगर आप बात करें कुछ ऐसे कंपाउंड्स की, अगर आपसे पूछा जाए जब भी नॉन मेटल बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, फिर आप कोवेलेंट बॉन्ड में देखेंगे अच्छा ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर का मतलब सबको पता होना चाहिए। पोलर का मतलब क्या होता है, जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और नॉन पोलर क्या होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास ज़ीरो या फिर ज़ीरो के करीब होता है। अगर हम बात करें, और एक बात आपने एक और याद रखनी है बात, कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका नेगेटिव डिफरेंस तो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होता है उनके पास कुछ ना कुछ वैल्यू, लेकिन मसला ये होता है कि उनकी सिमेट्री की वजह से वो नॉन पोलर होता है। हर तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही होती है इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। इसको समझाने के लिए मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास CH4 का। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। यहाँ पर होना ये पोलर चाहिए था, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में होता है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये बहुत ही स्लाइटली पोलर कंपाउंड होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे CH लिख दूँ तो इन दोनों का बॉन्ड जो है वो स्लाइटली पोलर होता है, क्योंकि कार्बन की 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। लेकिन अगर आप CH4 की बात करें तो ये कम्प्लीटली नॉन पोलर कंपाउंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी सिमेट्री में इसका राज छुपा है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ये कार्बन बीच में है, 4 हाइड्रोजन्स होते हैं इसके लेफ्ट राइट अप डाउन। इसका मतलब ये, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ है भी, तो फिर भी चारों तरफ से जो फोर्स लग रही है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, तो इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स हमारे पास 0 आ जाएगी। फोर्स कौन सी फोर्स, किस फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे बेटा? फोर्स वो वाली जो एक एटम लगा रहा होता है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी को यहाँ पे हम लोग फोर्स बोल रहे हैं। तो वही टेंडेंसी जो होती है एक एटम की, सलाहियत जो होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे सारा का सारा कैंसिल हो जाती है। तो नेट हमारे पास अगर आप देखेंगे अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर की जो पुलिंग है वो 0 होती है। इसका मतलब ये एक कम्प्लीटली 100% नॉन पोलर कंपाउंड होता है CH4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम ट्रेंड की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेंड बिल्कुल सेम होगा जैसे IP और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता है। ट्रेंड क्या है हमारे पास? ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एज सच कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन जो मे बी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, तो ग्रुप नंबर 3 पे जब आप चले जाते हो, ग्रुप नंबर 3 में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। मतलब इसमें एटॉमिक रेडियस में भी इसको मसला है, IP यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी इसकी एक्सेप्शन हमने देखी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेचारे की एक ही एक्सेप्शन थी, जो कि 7th A हमने अभी देखा, फ्लोरीन क्लोरीन वाले में फ्लोरीन की कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन 3rd A ग्रुप में बहुत सारे मसले, 3rd A ग्रुप में बहुत सारे मसले यानी कि एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पर 3rd A में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सेप्शन होती है। जैसा कि अभी हमने कहा 3rd A का मतलब क्या? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम। अब सॉरी, डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन होता क्या है? डिक्रीज होनी चाहिए थी। डिक्रीज का मतलब क्या है कि बोरॉन की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है गैलियम से, गैलियम की ज़्यादा होती है इंडियम से, और इंडियम की ज़्यादा होती है थैलियम से। डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आती है बोरॉन और एल्यूमिनियम में। अब बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम से, लेकिन
यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है कि बोरॉन और एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तो ट्रेडिशनली ही डिक्रीज होती है, यानी कि यहाँ तक नॉर्मल ट्रेंड चलता है, यहाँ तक नॉर्मल ट्रेंड चलता है, लेकिन इन तीनों के अंदर एबनॉर्मल ट्रेंड चलता है, यानी कि ये बेचारे दोनों सही हैं। इसको हटा देंगे यहाँ पर, ये तीनों के अंदर एक्सेप्शन होती है, यहाँ तक ट्रेंड बिल्कुल नॉर्मल चलता है। इसका मतलब क्या है कि बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। ये ट्रेंड बिल्कुल ठीक है, यही पढ़ा था हमने, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है तो बोरॉन की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, लेकिन ट्रेंड यहाँ पे ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है, गैलियम इंडियम थैलियम में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज़ के बजाय इंक्रीज़ होती है, यानी कि गैलियम की ज़्यादा होती है इंडियम से, इंडियम की ज़्यादा होती है थैलियम से। तो ये जो तीन लास्ट वाले तीन एलिमेंट्स हैं थर्ड ए ग्रुप के, यहाँ पर एबनॉर्मल ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करें, अगर आपसे पूछा जाए बताइए फ्लोरीन, सीजियम, सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, तो बिना सोचे आपको फ्लोरीन कर देना है, क्योंकि इसकी तो सबसे हाईएस्ट होती है 4.0। अगर यहाँ पे पूछा जाए कोई भी ऑप्शन हो, पूछा जाए सबसे कम किसकी होती है, तो सीजियम की सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। और फ्रेंसियम भी अगर आपको ऑप्शन में दे दें और बोथ आपको जवाब दें तो आप बोथ को प्रेफर करेंगे। सीजियम और फ्रेंसियम की दोनों की सेम होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कितनी, 0.7 होती है। तो ये हमारे पास बात ख़त्म हो जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, कोई नया टॉपिक नहीं है। इसी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जैसे हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी, द टेंडेंसी टू लूज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। और लूज का मतलब क्या होता है, डोनेट करना इलेक्ट्रॉन को, और ये किससे रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या है, ये एक मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है, और ये रिलेटेड है किससे, ये हमारे पास रिलेटेड है मेटल से। ये ऑपोजिट है किसका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, ठीक है। और इसका जो ट्रेंड, अच्छा इसका भी यूनिट अगर आपसे पूछे इसका यूनिट क्या, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। इसके जो ट्रेंड्स हैं वो ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, तो उसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर आप बात करें डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो क्या थी, वो डिक्रीज हो रही थी, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। इसके अलावा अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी, ठीक है। और इसका जो अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज पूछें तो ये बिल्कुल ओपोजिट है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, तो वो सीजियम की होती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों ऑपोजिट होता है, मैं पता नहीं कितनी बार ये बात बोल चुकी हूँ अब तक आपसे। तो हाईएस्ट IEP, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा किस में होती है, सीजियम में होती है 4.0। और सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू किस में होती है, फ्लोरीन के अंदर, जो कि एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू कम होगी, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी टॉपिक ख़त्म हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन के बारे में। हाइड्रेशन किससे रिलेटेड, अब देखिए जब भी हम
बात करते हैं हाइड्रो से रिलेटेड, यानी कि पानी की बात होती है, हाइड्रोजन की बात हो रही होती है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, ठीक है। कभी कभी लिखा जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? पानी को यूज़ करके जब आप कोई बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं, एक बॉन्ड तोड़ते हैं, तो वो भी हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। हाइड्रो यानी कि पानी, लिसिस यानी कि ब्रेक डाउन। तो अगर आप पानी का भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसके आयंस के अंदर उसकी आयोनाइजेशन कर रहे हैं, तो उसको भी आप हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं। एक होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन हम जो केमिकल प्रॉपर्टी की आप बात करते हो हाइड्रेशन के बारे में, तो वो मुख्तलिफ होता है। उसमें आप ये नहीं कहते कि एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रेशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक होती है हाइड्रोजिनेशन, एक होती है हेलोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन या फिर हेलाइड आयन। खैर, हम लोग अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करें हाइड्रेशन के बारे में, तो हाइड्रेशन क्या होता है? जब भी हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड हो जाता है एक सॉल्ट के कैटाइन और एनाइन से, तो उसको आप हाइड्रेशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये कोई प्रॉपर्टी, कोई टेंडेंसी नहीं है। सही हो गया। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप H2O की बात करें, तो H2O अपने आयंस में टूटेगा तो H पॉजिटिव वो H नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला कहलाएगा इसका कैटाइन और नेगेटिव वाला कहलाएगा इसका एनाइन, ठीक है। तो जब ये दोनों आयंस हमारे पास, अगर हम इसी पानी के अंदर एक सॉल्ट ऐड कर देते हैं, इस सॉल्ट की वजह से ये H2O की आयोनाइजेशन होगी। ये जो सॉल्ट के आयंस होंगे, सॉल्ट के खुद के भी तो आयंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल लोग NaCl की बात करते हैं, तो NaCl खुद टूट जाएगा पानी में जाकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो ये जो Na पॉजिटिव है ये जाकर एनाइन, वाटर का एनाइन जो OH नेगेटिव था उसके अराउंड यहाँ पे ऐसे उसे सराउंड कर लेगा, ठीक है। तो OH नेगेटिव के अराउंड यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आ गया। इसी तरीके से जो Cl नेगेटिव है ये जाके कैटाइन ऑफ वाटर यानी कि H पॉजिटिव के अराउंड सराउंड हो जाएगा, ओके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन की वैल्यू होगी, इतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, उतना अच्छे से एक सब्सटेंस डिजॉल्व करेगा पानी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाइड्रेशन क्या है। हाइड्रेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच water molecule surround the cation and anion of a salt, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मैंने आपको ये बताया कि H पॉजिटिव के अराउंड आपके पास क्या होता है, Cl नेगेटिव आके सराउंड होता है। लेकिन असल में क्योंकि आप पानी के अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं, सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो Cl नेगेटिव के अराउंड आपके पास जो वाटर का कैटायन है जो कि H पॉजिटिव है वो सराउंड करता है। ये सही बात होगी, ठीक है। इस प्रोसेस को आप हाइड्रेशन कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास Na पॉजिटिव के अराउंड जो OH नेगेटिव जो कि एनाइन है वाटर का, वो आके सराउंड करता है, ठीक हो गया। इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। और हाइड्रेशन हमारे पास याद रखिएगा उन्हीं चीज़ों की होगी जो कि सॉल्यूबल होंगी पानी के अंदर। और कौन सी चीज़ें पानी में सॉल्यूबल होती हैं? लाइक डिजॉल्व लाइक। तो पानी खुद पोलर है, तो ज़्यादातर जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वही पानी के अंदर डिजॉल्व हो पाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि आप सॉल्युबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी, ये जो प्रोसेस है हाइड्रेशन का, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या आएगा? अब ये सारी चीज़ें तो हमने कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिया है, डेफिनेशन यहाँ से, ये तो नहीं पूछेंगे आपको। जो क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि हाइड्रेशन हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एक्सोथर्मिक। तो जब एक चीज़ डिज़ोल्व होती है पानी में तो क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फिर थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है? अब ऑफ कोर्स जब आप पानी के अंदर नमक को डिज़ोल्व करते हैं तो ना ही आप एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, यानी कि एंडोथर्मिक तो नहीं, आपको ये सच एनर्जी नहीं प्रोवाइड करें, तो फिर भी वो डिज़ोल्व हो जाएगा,
लेकिन उसमें एनर्जी रिलीज़ भी नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं रिलीज़ होती कि आपको दिख रही है अच्छा यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ग्लास एकदम बिल्कुल गर्म तपता हुआ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी जो हाइड्रेशन होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा कि इतनी हीट तो नहीं वहाँ पे प्रोड्यूस होती, इतनी एनर्जी तो नहीं रिलीज़ होती कि आपको पूरा लगेगा अच्छा ग्लास एकदम गर्म हो गया, इतनी ज़्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई और रिलीज़ हुई, ऐसा नहीं होता। देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि कोई भी वहाँ पे हीट की अमाउंट रिलीज़ हो रही हो जो कि अगर चाहे वो उसे आप महसूस भी ना कर पाएँ लेकिन वहाँ पे रिलीज़ हो रही है तो फिर भी वो एक्सोथर्मिक ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हीट रिलीज़ होगी वो नेगेटिव होगी, हमें पता है एंडोथर्मिक के अंदर पॉजिटिव होती है और डेल एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक के अंदर नेगेटिव होती है। तो क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि हाइड्रेशन हमारे पास क्या है, हाइड्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, हाइड्रेशन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक होती है और नेगेटिव होती है। अगर आप ट्रेंड की बात करें तो हमारे पास जो हाइड्रेशन है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज। और इसके अलावा हाइड्रेशन की जो यूनिट है, क्योंकि ये एक एनर्जी है, हाइड्रेशन एक प्रोसेस है, लेकिन अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है जब आप एक मोल सॉल्ट के जो आयन है वो सराउंड होते हैं पानी के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से। यानी कि आप सॉल्ट का एक मोल ले रहे हो, पानी ले रहे हो, तो अगर वाटर के आयन सराउंड कर रहे हैं उस एक मोल सॉल्ट के आयंस को, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, अभी बताया ये एक्सोथर्मिक है, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, किलो, जैसे कि हमने आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखा, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात करी हूँ। हाइड्रेशन तो एक प्रोसेस है, हाइड्रेशन एनर्जी फिर उसका यूनिट किलो जूल पर मोल होगा या किलो कैलोरी पर मोल। और इसके अलावा अगर आप बात करें ट्रेंड की, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। तो हमारे पास यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में देखा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हमने कौन सी एक्सेप्शन देखी थी, थर्ड ग्रुप वाली। ये जो बोरॉन एल्यूमिनियम तक है वो तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करे, लेकिन जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हमने एक ही एक्सेप्शन देखी, हेलोजन्स के अंदर, फ्लोरीन और क्लोरीन के दरम्यान में। और हाइड्रेशन एनर्जी में हमने ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं देखी। हमने ट्रेंड ज़रूर देखा, ट्रेंड आपको याद होने चाहिए सारे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट